हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और आज की बड़ी खबर, अखिलेश यादव बहुत गुस्से में हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल का एक बयान उनके गले की फांस बन गया, जिसमें उन्होंने कहा था राणा सांगा को लेकर देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल हुआ था। उस बयान के बाद उनके आगरा आवास पर करणी सेना की तरफ से जबरदस्त तोड़फोड़ हुई और तो और विवाद लखनऊ तक पहुंचा। लखनऊ के बहुचर्चित चौराहे 1090 पर भी प्रदर्शन हुआ। अब एक बार फिर से उनके खिलाफ आगरा में बवाल बढ़ गया है। स्पेशल रिपोर्ट। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का यही वो विवादित बयान था जिसके बाद ऐसा बवाल मचा कि रामजी लाल सुमन की जान पर बनाई है। करणी सेना से जुड़े लोग सिर्फ आगरा तक ही सीमित नहीं बल्कि लखनऊ में भी दस्तक दे चुके हैं। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। दावा हुआ कि प्रदर्शनकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पर जाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने गाड़ियां लगाकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं को रोका था। दरअसल 21 मार्च को राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में मौजूद सांसद सुमन के आवास पर भी तोड़फोड़ की थी। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। प्रदर्शन कर रहे लोग कहते हैं कि अगर रामजी लाल सुमन 11 अप्रैल तक राणा सांगा की प्रतिमा के सामने जाकर माफी मांग लेते हैं तो ये प्रदर्शन रुक जाएगा। प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने कहा, रामजी लाल सुमन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जब तक माफी नहीं मांग लेते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हम जो इन्होंने क्षत्रियों का अपमान किया है उनको अपने पद से हटाया जाए और माफी मांगे। मैं चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी रामजी सुमन को या राष्ट्रपति जी उनको सदस्यता उनकी खत्म करें और सड़कों पे अब ये तो हम लोगों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। अब इसके बाद जो वो नहीं मानेंगे तो आगे देखा जाएगा क्या करेंगे। याद रहे जब रामजी लाल सुमन के बयान पर करणी सेना वालों ने बवाल किया था, उस वक्त समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका समर्थन करते हुए कहा था कि ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं ने कहा था कि क्योंकि वो दलित हैं इसी वजह से उनके सांसद को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम किसी करणी सेना से डरने वाले नहीं हैं। पूरी तरह से प्रायोजित था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब यहाँ हो तो आप समझ सकते हैं कितनी सुरक्षा की व्यवस्था होती है, कितनी पुलिस होती है। पुलिस लेके आई उनको यहाँ तक। समाजवादी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को मजबूत कर करके सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार तो पलटेंगे और फिर देखेंगे, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई फिर तो होगी। दलित हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर भी, इसलिए जानबूझ करके ये घटना कराई। जो दलित सांसद जिसपे करणी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं और जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करणी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करणी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं इनको जेल में भेजें। देखिए, इस देश में जो संविधान लागू है वहाँ पर सिर्फ जल, वायु और थल सेना को ही मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा जो भी सेनाएं हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन आप किसी माननीय सांसद या किसी भी ऐसे जनप्रतिनिधि के घर में जो आपने किया है हिंसक प्रदर्शन, वो नहीं कर सकती। उसकी घोर निंदा करते हैं, वो अपराध की श्रेणी में आता है। वैसे रामजी लाल सुमन के बयान पर बवाल खत्म नहीं हो रहा है। बुधवार को भी कुछ लोगों ने आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर चूड़ियां फेंकी और माफी की मांग की। हालांकि पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस धड़ल्ले से रामजी लाल सुमन के आवास पर हमले का प्रयास हो रहा है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंसा की निंदा की। तीखे शब्दों में कहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है। अगर रामजी लाल सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं,
लेकिन कहीं न कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। 11 अप्रैल से पहले करणी सेना वाले जहां रामजीलाल सुमन से मांग कर रहे हैं कि वो अपने बयान पर माफी मांगे, तो वहीं पिछले दिनों सपा के सीनियर नेता कह चुके हैं कि अगर अब हमारे नेता को कुछ किया तो पूरा यूपी हिला देंगे। अब 11 अप्रैल के बाद ही साफ होगा कि सपा और करणी सेना में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। गांव की सियासत कभी कभी इतनी पर्सनल हो जाती है कि रंजिशें गोलियों में बदल जाती है। दिन दहाड़े 3 लोगों को गोलियों से भूना गया, जिसके बाद आरोपी के घर बुलडोजर चला। अब आगे क्या होगा? ये वर्चस्व की लड़ाई नरसंहार पर तो आ गई, उसके बाद बुलडोजर भी चला। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ट्रिपल मर्डर पर बुलडोजर की मार, हत्यारे का घर तबाह, मचा हाहाकार। वर्चस्व की खूनी लड़ाई, हो गई बुलडोजर कार्रवाई। फतेहपुर के आखिरी गांव में हत्या का तनाव अभी थमा भी नहीं था कि बुलडोजर की गरज से जमीन कांप उठी। प्रधान के परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या ने गांव को सन्न कर दिया। गांव वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। मांग पर प्रशासन ने जवाब कड़े एक्शन से दिया। हत्या के आरोपी ज्ञान सिंह की बहन के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ ईंट पत्थर गिराए, बल्कि एक संदेश भी दिया कि अगर किसी का हंसता खेलता घर उजाड़ोगे तो तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा। गांव वाले लगातार आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर अड़े थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में जख्मी कर गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि फतेहपुर में खूनी हिंसा का खेल कैसे खेला गया था। वर्चस्व की लड़ाई नरसंहार पर आई, गोलियों की आवाज से दहशत छाई। सुबह सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में आम दिनों जैसा ही सन्नाटा था, लेकिन तहरीरपुर चौराहे पर जो हुआ उसने पूरे फतेहपुर जिले को हिला कर रख दिया। 3 बाइक सवार और 3 बार गोलियों की जोरदार आवाज। जो सड़कें रोज खेतों की तरफ जाती थी, आज वहां मौत का मंजर दिखा। खून से सनी जमीन पर पड़ी 3 लाशें बता रही थीं कि ये कोई मामूली झगड़ा नहीं था। ये लड़ाई तो वर्चस्व की थी, जिसकी चिंगारी बहुत पहले भड़क चुकी थी। प्रधानी की रंजिश में 3 की हत्या, पूर्व प्रधान की हार बनी वजह। गाली गलौज से शुरू हुआ खूनी खेल। पप्पू सिंह ने छीना था वर्चस्व। सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर हमला, घात लगाकर एक-एक को मारा। 25 सालों तक ग्राम प्रधानी पर दबदबा बनाए रखने वाले एक पूर्व प्रधान की रंजिश भरी हार ने खूनी खेल का रूप ले लिया। मृतक पप्पू सिंह ने उनके वर्चस्व को तोड़ा था, जिससे आए दिन झगड़े होते थे। आरोपियों ने पहले घर के बाहर गाली गलौज की, फिर सड़क पर ट्रैक्टर खड़ा कर घात लगाई। जैसे ही तीनों बाइक से पहुंचे, पहले से हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और बेरहमी से तीनों को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है। पुलिस की कई टुकड़ियां भी यहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की घटना करके और आरोपी निकल जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को 3 आरोपियों को जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। दिन के उजाले में जिस तरह से सरेआम 3 हत्याएं हुई, उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। गोलियों की आवाज सुनकर भागते गांव वालों ने जब सच्चाई देखी तो होश उड़ गए। लोगों ने फौरन पुलिस को खबर दी। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके को छावनी में बदला गया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात की गई। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी गई। अभय सिंह और पप्पू सिंह को गोली मार दी गई थी। इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।
समस्त उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिजनों से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु तस्दीर ली जा रही है। इसमें जो तीन मुख्य आरोपी हैं तो पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान प्रधान जो है वो पप्पू सिंह के परिवार से थे और पूर्व प्रधान जो लगभग 20 साल से थे वो मुन्नू सिंह के परिवार से थे। और कोटा भी का एक वाक्य आ रहा है, पर सभी वाक्यों पे और जो मेन कारण है इस पे पड़ताल की जा रही है। सपा विधायक उषा मौर्य का कहना है कि सरकार मृतकों के परिजनों को इंसाफ दिलाए। ये तो नहीं है कि हमको न्याय चाहिए। मैं आई हूँ तो न्याय तो सरकार ही दिला सकती है। शासन प्रशासन को न्याय दिलाना पड़ेगा ये बूढ़ी माँ को लिए। ये महज एक घटना नहीं है बल्कि गांव की राजनीति में गहराई तक जमी दुश्मनी का भयानक अंजाम है। जिनके कंधों पर गांव की तरक्की की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के हाथ अब खून से रंगे हैं। पूर्व प्रधान और उनके बेटे पर हत्या का आरोप है। गांव की सत्ता की लड़ाई 3 घरों को उजाड़ गई। अब हर आंख नम है, हर जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्या राजनीति की ये खूनी राह कभी थमेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे। समाज में इन दिनों प्यार करने वालों की बाढ़ आई हुई है और बाढ़ भी ऐसी कि ना उम्र, ना धर्म और ना मजहब की कोई दीवार लोगों को रोक पा रही है। खबर हमारे पास आई अमरोहा से, जहां एक शादीशुदा महिला को 17 साल के 12वीं में पढ़ने वाले नाबालिग से प्यार हो जाता है और प्यार भी इतना गहरा कि उसने अपने पति को तलाक दे दिया। फिर क्या हुआ? रिपोर्ट। हमने शादी कर ली है। अब मेरा नाम शिवानी है। शिवाजी से शादी कर दी है और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। अमरोहा में प्यार ने किया धमाका। शिवा शबनम की अनोखी प्रेम गाथा। प्यार किया तो डरना क्या, दिल ने जो चाहा कर दिखाया। रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती जनाब। प्यार में कोई उम्र, जात, धर्म, मजहब नहीं देखता। जहां आमतौर पर मोहब्बत छिपकर फूलती है, वहां शिवा और शबनम ने अपने रिश्ते को खुले आसमान के नीचे अपना नाम दे दिया। उम्र, रिश्ते, समाज, इन तमाम सीमाओं को लांघकर दोनों ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। प्यार तो शिवा को शबनम से हुआ, लेकिन उसने शादी शबनम से नहीं बल्कि शिवानी से की है। कहते हैं कि इश्क में सब कुछ जायज है। इस कहावत को एक अमरोहा की महिला ने सही ठहराया है। दरअसल 3 बच्चों की मां शबनम प्यार में इस कदर पड़ी कि उसने 12वीं के छात्र से शादी कर ली। अपने तीनों बेटियों को छोड़कर वह उस 12वीं के छात्र के साथ रहने लगी है और पति को भी तलाक दे दिया है। यह महिला मुस्लिम धर्म की है और जो युवक है वह हिंदू धर्म का है। हिंदू छात्र शिवा के साथ शादी करने के बाद शबनम अब शिवानी बन गई है। फिलहाल 3 बेटियों को छोड़कर शबनम जिस तरीके से प्यार में पड़ी है, यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पैगाम में मोहब्बत का आगाज एक स्कूल कॉरिडोर से शुरू हुआ, जहां 12वीं में पढ़ने वाला शिवा रोज शबनम को पड़ोस में आते जाते देखता था। वक्त के साथ उनकी मुलाकातें बातचीत में बदली और फिर दिलों ने वो कह दिया जो जुबां कहने से डरती थी। शिवा के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास भी था। लव मैरिज काफी टाइम पहले से बात चल रही, 6-7 महीने से। अच्छा। तो उसके ऊपर रही थी। अच्छा। हाँ, वो हमने शादी कर ली है और कोई दिक्कत नहीं है और किसी को और को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप? अब खुशी से रहना, आराम से। शबनम ने भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत का रास्ता चुना और शिवानी बनकर शिवा की जिंदगी में कदम रखा। पुलिस की जांच, पंचायत की चर्चा और सोशल मीडिया की बहसों के बीच भी शिवा और शिवानी ने कहा कि वो दोनों अपनी मर्जी से साथ हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। मेरा पहला नाम शबनम था, लेकिन अब मेरा नाम शिवानी है और मैंने इनसे शिवाजी से शादी कर ली है और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। कोई भी मेरी जिंदगी में कोई दखलंदाजी ना करे, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद की खुशी से अपनाया और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। शायद ये कहानी आने वाले वक्त में समाज को सोचने पर मजबूर करे कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और रिश्ते सिर्फ उम्र या हालात नहीं, जज्बात भी बनते हैं। शिवा और शिवानी ने जो रास्ता चुना वो कांटों से भरा जरूर है, लेकिन उनका ये यकीन कहता है कि ये रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कुछ सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। राहुल ने जनगणना, टैरिफ, संविधान समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन 2 दिनों का था। अधिवेशन में राहुल गांधी बोलते हैं कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संविधान पर आक्रमण है। राहुल कहते हैं कि ये एंटी रिलीजन बिल है। ये देश के सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। याद रहे, कांग्रेस के अधिवेशन में देश भर से 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। अब तेलंगाना में जाति जनगणना ने एक बिल्कुल नया औजार दिया है। तेलंगाना में हम सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं। तेलंगाना में हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भागीदारी के बारे में हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। और मैं खुश हुआ कि जाति जनगणना होने के एकदम बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने और हमारी टीम ने ओबीसी रिजर्वेशन को 42% तक पहुंचा दिया कि 50% की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है, आपकी विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है। क्या फर्क है इसमें और आरएसएस की विचारधारा में? सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी विचारधारा है। इसमें गांधी जी की, अंबेडकर जी की, पटेल जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु जी की, गुरु नानक जी की, कबीर जी की, बसवना जी की विचारधारा है। ये 70 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हजारों साल पुरानी सोच है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। विश्व नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को जैन तीर्थंकरों की महत्वपूर्ण भूमि बताते हुए कहा है कि नवकार महामंत्र व्यवहारिक जीवन में सफलता का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकता है, उसकी सरल व्याख्या 9 संकल्पों के रूप में हम सबके सामने है। मुख्यमंत्री ने गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित विश्व नमोकार महामंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज ये बात कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री के
उद्बोधन से हम सबको नई प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो वहीं संबोधन से पहले चीफ पैटर्न पीके जैन, विनय जैन, सुबोध जैन, आदिश जैन ने नमोकार महामंत्र की तस्वीर कलश मुख्यमंत्री को भेंट की। कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए, और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई। प्रधानमंत्री जी ने जो 9 संकल्प हम सबको दिलाए, ये 9 संकल्प वही हैं जो 24 तीर्थंकरों ने लोक कल्याण के लिए और जीव मात्र के कल्याण के लिए हम सबके सामने अपने महत्वपूर्ण उपदेशों के माध्यम से हम सबके जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से 1 लाख का इनामी वैभव मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। थाना पीजीआई इलाके में एसटीएफ के साथ ये मुठभेड़ हुई है। इनामी बदमाश वैभव गोली लगने से जख्मी हुआ है। विकास नगर में सराफा कारोबारी के मुनीम को लूटा था।